डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा और उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया। तो आज हम आपके सामने मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए क्लास, होता क्या है कि जैसे कि हम मेटल के बारे में कहें तो आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी होगी कि जो मेटल होते हैं, और इस मेटल में सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको अपने दैनिक व्यवहार में एग्जाम्पल में कई जगह आपने देखा होगा। तो पहली बात तो इसमें जो है, जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और मैनी ऑफ द एग्जाम्पल्स आर सराउंडिंग यू। तो जो हम लोग बात केमिस्ट्री में करने वाले हैं, जिससे हमारा एग्जामिनेशन पेपर बनना है, देखिए मेटल्स। आखिर हमें क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ मेटल्स को समझाने की? तो द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। क्या एक्वायर करते हैं वो? पॉजिटिव चार्ज। कॉल्ड मेटल्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे। जनरली मेटल्स आर हार्ड, metals are electropositive in nature। क्या होते हैं मेटल? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। और एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए हम लोग ले लेंगे, जैसे सोडियम है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो Na+, तो इस सोडियम के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी है और पॉजिटिव चार्ज वो गेन कर जाएगा, सोडियम आयन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके एल्युमिनियम 3+ बन जाता है। ऐसे ही जिंक है, जिंक भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो जिंक पर 2+ चार्ज आ जाएगा। अब देखिए क्लास, ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अगर आप मेटल समझ जाएंगे तो जस्ट उसका अपोजिट क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होगा? सब्सटेंस which have tendency to accept electron and acquire negative charge। ठीक। Generally non-metals are soft, non-metals are इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। किस नेचर के होते हैं ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे आप एग्जाम्पल पे बात करें अगर, तो क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या आ जाएगा? Cl-। ब्रोमीन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ब्रोमीन माइनस। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन 2 माइनस,
नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 3 माइनस। यानी क्या साबित हुआ क्लास? साबित यह हो गया कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक बात और समझने वाली है कि मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो नॉन मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी लो होती है। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन की, और जो गेन करते हैं उनके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, रिडक्शन की। तो हम लोगों ने बात किसकी की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात की। अब देखिए इसी मेटल एंड नॉन मेटल में हम जो पढ़ेंगे कुछ बॉन्डिंग्स भी आपको कवर करनी है। जैसे भाई मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, तो उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड कैसे होगा? जैसे आपको जो पढ़ाई पढ़नी है, एक पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ना है क्लास? कोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले इसको समझते हैं। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? जब दो एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। अगर किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ये खास मेन एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कोवैलेंट बॉन्ड की कि शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय equal sharing of electron between two atoms or molecules। जैसे क्लास अब ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड तो यहाँ से ये पोलर भी होगा, एक को क्या बोलते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक क्या होता है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलर क्या? अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम के बीच में हो रहा है, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मैक्सिमम है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मैक्सिमम बिटवीन कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स। if electronegativity difference is minimum or zero between covalently bonded atoms, है ना क्लास? जैसे अगर बात ये समझावें, जैसे H है और Cl है। अब देखिए दोनों अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? ग्रेटर होगा, क्योंकि इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको,
तो क्लोरीन के पास ऑक्टेट पूरी हो गई। ये क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, तो इसकी डुप्लेट पूरी हो गई। हाइड्रोजन ऐसा है जिसको डुप्लेट पूरी करनी होती है, तो आप ध्यान दीजिए इसको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में रखा गया। क्यों रखा गया, पोलर क्यों बोला गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, तो पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, लेकिन दोनों के बीच शेयरिंग भी हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आया है, और शेयरिंग की वजह से ये कोवैलेंसी में जा रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया क्लास, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का। अब देखिए नॉन पोलर की अगर हम बात करें, तो जैसे आप O2 का एग्जाम्पल लेंगे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सेम एटम है, तो सेम नेचर का होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो जाएगा, या तो बहुत ही कम, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, डबल बॉन्ड आ गया। तो इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखिए शेयरिंग 1 की हुई है, यहाँ पर शेयरिंग 2-2 इलेक्ट्रॉन की हुई है। ऐसे ही आप देखिए Cl2 का केस, क्लोरीन क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ऐसे ही देखिए N2 का केस, नाइट्रोजन 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 के आउटर शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 3 आप इसको दे दीजिए, 3 आप इससे ले लीजिए, तो N में कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। आपने ध्यान दिया कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं क्लास, कोवैलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर होता है, और नॉन पोलर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, 0। तो इस तरीके से हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस किए हैं। देखिए इसके बाद एक बॉन्ड आपको और पढ़ना है जिसका नाम है आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है क्लास, आयनिक बॉन्ड। बहुत ही सुंदर बॉन्ड है और बहुत ही प्यारा बॉन्ड है। क्या नाम उसका हम देंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, देखिए आयनिक बॉन्ड में ये बताया गया कि द बॉन्ड is formed by transfer of electron from one atom to other। उसे हम लोग this is also called इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्लास, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इससे बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या उसे ही आप बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, तो सोडियम का आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए। क्यों, क्योंकि भाई ट्रांसफ़र होना है, शेयरिंग हो नहीं सकती है। अगर देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है 2,8,1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है 2,8,7। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब भी तो इसकी ऑक्टेट पूरी हो रही है, और ये एक एक्सेप्ट कर लेगा तो इसकी पूरी हो जाएगी ऑक्टेट। तो इस तरीके से जो देता है उस पर प्लस चार्ज, और जो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो ये Na+ और Cl-।
जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, ट्रांसफ़र करेगा, उतने प्लस चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने माइनस चार्ज। अब देखिए जैसे क्लास हम MgO की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दीजिए। तो ऑक्सीजन के पास 6 है, कितने हो जाएंगे 2, तो मैग्नीशियम 2 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक है क्लास। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें K2O का देखिए, तो पोटेशियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 पोटेशियम का 1 तो अब क्या होगा, पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दे और ये पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दे, तो पोटेशियम के पास क्या आ जाएगा प्लस, इस पोटेशियम के पास प्लस, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं 2K प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस। तो ये क्लास किसका एग्जाम्पल है, आयनिक बॉन्ड का। तो आयनिक बॉन्ड में आपको ध्यान क्या रखना है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। अच्छा, अब देखिए क्लास एक बॉन्ड और है जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहेंगे क्लास, एक बॉन्ड जिसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। देखिए आपने पहले पढ़ा कोवैलेंट, कोवैलेंट में क्या होता है क्लास कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम। किसमें किसमें बनता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम के बीच में। और इस बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ये टेल बोलते हैं इसे, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेड। टेल उधर लगाते हैं जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, और जिधर को जाता है उधर हेड वाला पार्ट अटैच कर देते हैं। आइए समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में H3O प्लस है, वो ध्यान समझिएगा, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एक प्लस चार्ज है, लगा दिया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्लास 1 होता है, 1 ही होगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6। तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन तो अपनी डुप्लेट पूरी कर लेगा, ये भी पूरी कर लेगा। अब जिससे लिया है वो इनको ऑक्सीजन को दे भी देंगे। तब आप ज़रा ध्यान लगाइए, ऑक्सीजन के पास 6 थे, इसकी ऑक्टेट तो पूरी हो गई है, एक इससे मिला और एक इससे मिला, तो क्या बन गया, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस समय हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, इस तरीके से कि हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ज़रूरत कितनी की है, इसके पास 2 की, क्योंकि डुप्लेट पूरी होनी है। तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। इस तरीके से जब कभी भी सेंट्रल एटम की ऑक्टेट पूरी हो जाए, सराउंडिंग में कोई भी ऐसा एलिमेंट बचा हो जिसकी
सराउंडिंग में बचे हुए एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट ना होने पर या डुप्लेट कंप्लीट ना होने पर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, जो ट्रांसफ़र नहीं बोलेंगे ना, इसे डोनेट बोले। ट्रांसफ़र तब होता है जब एक के पास कम हो, एक के पास ज़्यादा हो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब तैयार होगा? जब एक की ऑक्टेट पूरी कंप्लीट हो और एक बचा हुआ। ओके क्लास, तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन बचा रहा है, इसे बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे क्लास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक एग्जांपल से हमने आपको क्लास में समझाया है, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है क्लास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम के बीच में। अच्छा, तो हम लोगों ने आज क्लास मेटल, नॉन मेटल और इन सब पर बातें की है। अब देखिए क्लास इसी में बात आती है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। किसकी बात करने जा रहे हैं क्लास? दो बातें करने जा रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? रिडक्शन। जिन स्टूडेंट्स ने अभी कुछ देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है मेटल नॉन मेटल का, वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देर से आप आए हैं तो थोड़ा समझिए। ऑक्सीडेशन होता क्या है? अगर हम इसकी बेसिकली बात करें तो हम कहेंगे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना क्लास? एक बात और है, ये भी कह सकते हैं एडिंग ऑफ नॉन मेटल OR और रिमूवल ऑफ मेटल। ठीक है क्लास? एक और सुनिए, ये भी बोल सकते थे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। ठीक है? रिडक्शन में क्लास ऐसे ही, पहला एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ मेटल OR और रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, है ना क्लास? तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। देखिए जैसे Na तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आप रिएक्शन देख करके ही पता लगा सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे मेटल नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट को उठाना है, थर्ड वाला कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, देखिए क्लास इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कई जगह, Na माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Na प्लस। परेशान कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है भाई। ये प्लस में है, मैथ वाले जानते इधर लाएंगे किस में हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी 5-6 रिएक्शनें दे दी जाती हैं और आपको चूज़ करना होता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। इस बात का बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि सोडियम है तो Na प्लस, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए जैसे इसमें Cl है, इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cl माइनस, ऑक्सीजन है 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 माइनस, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो N3 माइनस। इसे ही आप लिख सकते हैं Cl
माइनस, माइनस इलेक्ट्रॉन भाई प्लस वाला उधर जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, चीज़ वही है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो आपसे कहीं गलती ना हो जाए इसलिए आपको समझा देना अति आवश्यक है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए और इस चीज़ को आप कोई गलती मत कीजिएगा। देखिए एक बात और बता देना चाहते हैं क्लास कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर है और रिडक्शन क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बोला हमने, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। किसका काम करता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब वो किसका काम करेगा? किसी का रिडक्शन हो रहा है तो वो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये एक बात यहाँ कन्फ्यूज़न वाली थी जो आपको यहाँ पे क्लियर करते हुए चलनी है ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो पाए। अच्छा क्लास, आइए अब हम लोग मेटल नॉन मेटल के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को तो पढ़ चुके हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रा पढ़ने के बाद हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के इसका एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, जो ये जो मेटल है प्योर मेटल ऑब्टेन्ड कैसे होता है, किन किन तरीक़ों से क्या इसकी प्रोसेस है उसको समझते हैं। तो हम लोग जनरली जो आज बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं मेटलर्जी की। अब किसकी बात करने जा रहे हैं क्लास? मेटलर्जी, है ना। तो मेटलर्जी है क्या? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, वेरियस प्रोसेस होती हैं, प्योर मेटल बी एक्सट्रैक्टेड, जिससे हम लोग प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये ऐसे नहीं होता है, कोई आसान तरीका नहीं है कि आपने तुरंत किया और तुरंत निकल आया मेटल ना। अब होता क्या है कि इसमें आपको कुछ प्रोसेस ध्यान रखनी है और उसके पहले जिस चीज़ से, है ना, हम कह सकते हैं जिस सब्सटेंस से हम लोग मेटल ऑब्टेन करेंगे, सबसे पहले हमको ओर्स को जानने की ज़रूरत है। इवन आपको पहले बता दें, हमें कॉपर की मेटलर्जी पढ़नी है। किसकी पढ़नी है क्लास? कॉपर की। और हमारे पास वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है भी कि हमें कॉपर की मेटलर्जी तैयार करनी। लेकिन कॉपर की मेटलर्जी तैयार तो आपको करनी है, आपको ओर्स सभी के पता होने चाहिए। कुछ हम आपको बता दे रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कॉपर से ही शुरुआत करिए। ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर के ओर्स में पहला है कॉपर पायराइट। क्या है क्लास? कॉपर पायराइट, CuFeS2। दूसरा है कॉपर ग्लांस, दो याद करिए, Cu2S। ठीक है, ज़्यादा नहीं याद करना है, दो याद रखिए। जैसे आयरन का भी ओर्स आपको ध्यान रखना है। ओर्स ऑफ आयरन में पहला है हेमेटाइट, जिसका फार्मूला है Fe2O3। और एक आप याद रखिए जिसको कहते हैं मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला है Fe3O4, है ना। ऐसे ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम जो पूछे गए हैं, एल्यूमिनियम में आप बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट
Na3Al(F6) है ना, एल्यूमिनियम का ओर, और ओर्स ऑफ सिल्वर, जैसे पहला है हॉर्न सिल्वर, इसका फार्मूला AgCl है। सिल्वर ग्लांस, इसका फार्मूला Ag2S। तो क्लास ये जो बहुत इम्पोर्टेंट ओर्स थे वो हमने आपको लिखकर बता दिया है फॉर्मूले के साथ। आप इसको बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, यही आपसे उम्मीद भी करते हैं। अब देखिए मेटलर्जी की वो प्रोसेस क्या है, किन तरीक़ों से मेटल एक्सट्रैक्ट होगा, हम उसको समझते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है क्रशिंग ऑफ ओर्स। क्या होता है क्लास? क्रशिंग ऑफ ओर्स। दूसरा होता है क्लास कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या करते हैं उसे हम लोग? कंसंट्रेट करते हैं। तीसरा हम लोग जो बात करेंगे क्रशिंग ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, है ना, स्मेल्टिंग, बेसेमेराइजेशन, और सेवेंथ है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ क्लास, इतनी चीज़ें हमें बेसिकली इन तरीके से हम लोग प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। आइए अब ज़रा हम लोग ये समझते हैं कि क्या है प्रोसेस में। है ना, पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूँ। टॉपिक थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, वरना आप जानते हैं इतना लंबा मैं लेक्चर नहीं लेता, लेकिन चूँकि इम्पॉर्टेंट साथ में होना चाहिए इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से, आज संडे की क्लास लंबी क्लास होती भी है, आप सही स्टूडेंट जानते हैं, तो संडे को यह लंबा टॉपिक उठाना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट आपने लिखा हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं क्रशिंग ऑफ ओर्स, क्रशिंग ऑफ ओर्स। तो क्लास क्रशिंग ऑफ ओर्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, देखिए बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, समझ लीजिए उन बड़े बड़े रॉक्स को बिग हैमर से, बड़े बड़े हथौड़ों से क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, पीसेस। उसके बाद एक फर्नेस होती है जिसका नाम है स्टैम्प मिल। तो स्टैम्प मिल की फर्नेस में क्या करते हैं, उसको फिर एंटर किया जाता है, जहाँ से पाउडर्ड फॉर्म में निकल करके आता है। जो हमें पाउडर्ड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है उसे हम लोग ओर्स कहते हैं। ओके क्लास, अब यही ओर्स का क्रस्ट हो गया, तो क्रशिंग ऑफ ओर्स की ये प्रोसेस थी। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कई मेथड्स होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 3 मेथड होते हैं। पहले को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन। तीसरा है फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए क्लास, हम लोग कॉपर की स्टडी कर रहे हैं, कॉपर का ही हमारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है।
तो मैग्नेटिक सेपरेशन और ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में समझा दे रहे हैं और हम लोग बात करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ही पढ़ना है। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस कब यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस को उस समय यूज़ किया जाता है क्लास, अगर हमारे ओर्स में कोई मैग्नेट के पार्टिकल्स होते हैं या हम मैग्नेट के सेपरेशन को आयरन के लिए कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं। ग्रेविटी सेपरेशन तब यूज़ करते हैं अगर उसमें ऑक्साइड ओर प्रेजेंट है, और फ्रोथ फ्लोटेशन तब यूज़ करते हैं जब सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट हो। यानी हम क्या कहें, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, इसमें यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर्स, यूज्ड फॉर आयरन ओर। ठीक, तो फ्रोथ फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि जो कापर का सबसे इम्पॉर्टेंट ओर है, वो है CuFeS2, जिसे हम कहते हैं कॉपर पायराइट। क्या कहते हैं क्लास? कॉपर पायराइट। सल्फाइड है कि नहीं इसके अंदर? अच्छा, देखिए क्लास, पहली बात तो आप शोर मत कीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ाई कीजिए। जैसे आप लोग कभी बचपन में खिलौना खेलते रहते हैं, है ना, तो वह चीज़ें बात अलग हो जाएंगी, तो उसको यहाँ पे इंड्यूस मत कीजिए, क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, है ना। आज हम लोग इसी पर बात करने चलते हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस है उसको समझते हुए करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको समझाने के लिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बहुत सुंदर सा है। इसमें एक ये टैंक लेते हैं, इसमें एक टैंक लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से एयर पास करा देते हैं। अब देखिए, इसमें सॉल्यूशन में पोटेशियम एथाइल जैंथेड और साथ में पाइन ऑयल भी डालते हैं। देखिए क्लास, एयर पास करने पर यहाँ पर फोम प्रोड्यूस हो जाता है, झाग। ये यहाँ से क्रस्ड ओर्स की एंट्री कराते हैं और इस रास्ते को हॉपर वे कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? हॉपर वे। तो जब ओर्स एंटर करता है तो उसमें कुछ हैवी पार्टिकल्स होते होंगे, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं क्लास, वो इसकी सरफेस पर सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना। जो हैवी पार्टिकल्स हैं ये क्या है? हैवी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो, और इसमें जो लाइट हल्की पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, लाइटली इम्प्योरिटीज़ यानी हल्की अशुद्धियाँ, वो ऊपर ही रह जाती हैं। तो देखिए डायग्राम ही है इसमें, और डायग्राम को ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप डायग्राम पर ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक टैंक है, इस टैंक में देखिए पोटेशियम एथाइल जैंथेड और पाइन ऑयल को ऐड किया गया है। पोटेशियम एथाइल जैंथेड और पाइन ऑयल को ऐड किया गया है और एयर को पास किया गया है। जैसे एयर को पास किया गया है तो इसमें फोम प्रोड्यूस होता है। जब फोम प्रोड्यूस हो जाता है तो क्रस्ड ओर्स को एंटर करते हैं।
इस क्रश्ड ओर्स को हॉपर वे से एंटर किया जाता है, और हॉपर वे से जैसे एंटर करते हैं तो उसमें देखिए लाइट पार्टिकल्स भी होते हैं और हैवी पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हैवी पार्टिकल्स इस सरफेस पर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, और लाइटली पार्टिकल जो हल्के हल्के होते हैं वो ऊपर झाग में ही फंस जाते हैं। इस तरीके से हम लोग सल्फाइड ओर्स जो हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है, इसके ज़रिए हम लोग हैवी पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और, पाइन ऑयल क्यों डाला गया? पाइन ऑयल का काम सिर्फ इतना होता है कि जो फॉर्म होता है, झाग आया है, वो स्टेबलाइज्ड झाग यानी कि फॉर्म को प्रोड्यूस करना होता है, वरना क्या होगा, जैसे एयर पास करेंगे पूरा का पूरा झाग बाहर निकल जाएगा। तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है जिसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। आइए अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पर चलते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोगों ने क्या कराया? ये हम लोगों ने कंसंट्रेशन कराया, और कंसंट्रेशन का मतलब अब ये जो ओर्स था ये वाटर में भीग चुका है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे कि ड्राई कर लेंगे, और ड्राई करने के बाद इसको हम लोग आगे की प्रोसेस में ले जाएंगे जिसका नाम है रोस्टिंग। क्या नाम है क्लास? रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस टू heat the concentrated ores below its melting point at high temperature is called रोस्टिंग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? रोस्टिंग कहते हैं। अब इस रोस्टिंग में कुछ रिएक्शंस है, उसे आपको बहुत ध्यान समझना है। बिना रिएक्शन के ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। SO2 4As 3O2 gives out 2As2O3 CuFeS2 plus O2 gives out Cu2S FeS plus SO2 Cu2S plus O2 gives out Cu2O plus SO2 FeS plus 3O2 gives out 2FeO plus SO2। बैलेंस कर दीजिए जहाँ बैलेंस नहीं है ना, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। तो आप मेन देखिए कॉपर पायराइट को एयर की प्रेजेंस में, और एक ख़ास बात ये अकर भी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन है इसके लिए। कंडीशन जो रोस्टिंग के लिए होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो कॉपर पायराइट ऑक्सीजन डाला, एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो Cu2S और FeS में ब्रेक हो गया, और SO2 ये Cu2S फिर से एयर में रिएक्शन करता है तो Cu2O, और FeS करता है तो FeO में फिर फॉर्म कर जाता है। इस तरीके से रोस्टिंग है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद की जो प्रोसेस होती है उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। और रोस्टिंग जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स का होता है, और भी प्रेजेंस ऑफ एयर होता है। तो आइए इसके बाद एक प्रोसेस है जो कभी कभी अलग से भी पूछ लिया जाता है कि डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो अगर रोस्टिंग समझाया गया है तो कैल्सिनेशन का भी टॉपिक ले लेना चाहिए क्लास। कैल्सिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग concentrated ores below its melting point at high temperature in absence of air is called कैल्सिनेशन, है ना। तो कैल्सिनेशन के लिए और
इसकी रिएक्शन जैसे CuCO3 है, एयर की एब्सेंस में होता है तो CuO और CO2 अलग हो जाएगा। रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए है और जो कैल्सिनेशन होता है वो क्लास कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। आप कार्बोनेट ओर में ZnCO3 भी ले सकते हैं, तो उसको आप हीट करेंगे ZnO और CO2। Mg मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट हो सकता है, वो MgO प्लस CO2 है ना। लेड कार्बोनेट भी हो सकता है क्लास, इसे आप हीट करेंगे तो PbO प्लस CO2 हो जाएगा। अब देखिए कैल्सिनेशन के बाद एक प्रोसेस है जिसको हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। स्मेल्टिंग में क्या होता है क्लास? स्मेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ हीट मेल्टिंग द रोस्टेड ओर्स। रोस्टिंग के बाद की प्रोसेस है, इसीलिए हम कह रहे हैं रोस्टेड ओर्स at high temperature by adding coke and flux। coke का means carbon and flux का means SiO2। it is called smelting। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं क्लास? स्मेल्टिंग कहते हैं। रिएक्शन देखिए, Cu2s O2 गिव्स आउट Cu2O SO2। क्लास मोबाइल में बातें मत कीजिए। O2 गिव्स आउट FeO प्लस SO2। क्लास चल रही है, क्लास के बाद मोबाइल से बातें कीजिएगा। जैसे आप Cu2O और FeS Cu2O की आप Cu2S से कराएं रिएक्शन, नहीं देखिए FeO प्लस SiO2। बहुत ध्यान से रिएक्शन देखिए क्लास, FeSiO3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग। ये क्या है? इम्प्योरिटी, और इम्प्योरिटी को ही बोलते हैं क्लास गैंग, है ना। और ये क्या है? फ्लक्स, सिलिका जिसे आप कहते हो। तो इस तरीके से ये स्मेल्टिंग की रिएक्शन आपको तैयार कर लेनी चाहिए। तो स्मेल्टिंग के बाद एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है बेसेमेराइजेशन। और देखिए क्लास, बेसेमेराइजेशन ही वो प्रोसेस है जहाँ से आपको कॉपर 98% प्योर मिलता है। इसलिए ये वाला जो आगे का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस मुश्किल से 5 या 10 मिनट का लेक्चर और होगा। तो भाई आप सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, पढ़ भी रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। बेसेमेराइजेशन है ना। तो देखिए होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द ब्लिस्टर कॉपर फ्रॉम मैट। मैट का फॉर्मूला क्या है? Cu2S और FeS। इसके फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग? मैट। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द ब्लिस्टर कॉपर फ्रॉम मैट इज कॉल्ड बेसेमेराइजेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं क्लास? बेसेमेराइजेशन। दिस इज 98% प्योर कॉपर, है ना। तो जैसे देखिए CuFeS2 प्लस O2, पहले ये रिएक्शन होती है Cu2S FeS SO2। Cu2S O2 gives out Cu2O SO2 FeS O2 FeO SO2 Cu2S Cu2O gives out 6 copper plus SO2।
ये जो कॉपर यहाँ से आया है, इसी कॉपर को हम क्या बोलते हैं क्लास? ब्लिस्टर्ड कॉपर। हिंदी में एक नाम दिया गया है इसे, फफोलेदार तांबा। ठीक है क्लास। तो बेसेमराइजेशन, जो हम लोग कॉपर ऑब्टेंड किए हैं अभी ये यहाँ पर रिएक्शन से आप देख रहे हैं, तो 98% प्योर कॉपर ऑब्टेंड हुआ है, 2% की इम्प्योरिटी अभी इसमें शेष है। तो उस 2% की इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए देखिए कुछ काम किया गया है, और उसी को लास्ट में बोला गया जिससे हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉपर ऑब्टेंड कर पाएँ, तो उसी को बोला गया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्या बोला गया क्लास? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखिए क्या है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसमें क्या करते हैं, ये एक टैंक लेते हैं और इस टैंक में देखिए ये है, ये जो रॉड एंटर कर रहे हैं इसको हम थोड़ा ऐसे कर दे रहे हैं, देखिए, और ये जो है ग्रेफाइट की रॉड है ना, और ग्रेफाइट की रॉड है ये, ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज एनोड। एनोड पे प्लस चार्ज होता है, इसी में एक रॉड और एंटर कर रहे हैं, इसीलिए उसको हमने अलग कर दिया था थोड़ा देखने में लगे। आप चाहें 2 अलग अलग पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। हमने एक रॉड पतला कर दिया है और एक मोटा रॉड कर दिया है। तो देखिए ये नेगेटिव है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में देखिए यही बताया गया ना कि यहाँ से सॉल्यूशन लिया गया, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो CuSO4 सॉल्यूशन लिया गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना क्लास। अब ये कॉपर सल्फेट जो होगा जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Cu2+ और सल्फेट 2-। तो देखिए पॉजिटिव, और यहाँ पे जो दूसरी रॉड है वो कार्बन रॉड है, तो क्लास कार्बन की रॉड एक्ट एज कैथोड। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस हुआ करती है, अब ये Cu2+ है तो प्लस चार्ज ये कहाँ मिलता है? एट कैथोड, क्योंकि भाई कैथोड पर नेगेटिव है, नेगेटिव पर पॉजिटिव है जाता है, और ये कहाँ मिलता है? एट एनोड। तो कैथोड पर क्या होगा? Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 99.99% का प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाता है। तो जो भी कॉपर रहता है क्लास, ध्यान दीजिए, उस कॉपर को हम लोग क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को टैंक में लिया, ग्रेफाइट की रॉड एनोड का काम करती है और कार्बन की रॉड कैथोड का काम करती है। दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस अब कराते हैं। तो जो जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, ऑल इम्प्योरिटीज़ आर कलेक्टेड ओवर एट एनोड एंड प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। ओके क्लास, मतलब क्या बताया गया? देखिए इसको एक बार हम एक्सप्लेन अगर हम करना चाहें आपसे, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, बाय द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर 99.99% प्योर कॉपर बी ऑब्टेन्ड। In a tank, graphite rod and carbon rod are present. Graphite rod act as anode while carbon rod act as cathode. Oxidation occur at anode while reduction occur at cathode. And pure copper by the reduction gain of electron obtained at the cathodic part, and 99.99% pure copper is obtained. ओके क्लास, तो इस तरीके से हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल में
जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे एग्जामिनेशन पर्पस से उसको कवर कर लिया है, और इतना तो पढ़ करके आपको ज़रूर जाना चाहिए। थैंक यू क्लास।